वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने इसके लगभग 43 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 43 वीडियोस। वे सारे के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एलटी टेट के नाम से, उस पर विजिट करके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा इन वीडियोस को देखकर, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक सीरीज चलाई हुई थी एलटी टेट के लिए पिछले वर्ष, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इससे भी आपको लाभ होगा। ये सारी वीडियोस आपको फ्री में मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखिएगा, जो आज का ये पार्ट रहेगा, ये रहेगा 44वां पार्ट। यहाँ पर भी मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे या फिर इससे पहले डिस्कस किए गए हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष इन्हें लाया हूँ। जो ये प्रश्न है एनटी नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं, पीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आपकी आगामी परीक्षा या फिर एलटी टेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खैर, यहाँ पर एलटी टेट को तो छोड़िए, कोई और भी परीक्षा होगी, चाहे वो पीजीटी होगी, चाहे वो नेट होगा, चाहे वो कमीशन होगा, कोई भी परीक्षा हो हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वहाँ पर ये प्रश्न डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। ठीक है, बाकी देखिएगा, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है 8193122129, इस पर व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ का नाम लिखिएगा, अर्थात PDF 44, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए, वहाँ पर भी मैं आपको PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें सेंड करता रहता हूँ। ये सब आपको फ्री में उपलब्ध होंगे, कोई चार्जेज से आपका नहीं लगेगा। ठीक है ना, बेझिझक आप हमसे संपर्क करिए और इनके साथ जुड़िए और लाभ लेते रहिए। बाकी देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक शेयर मोटिवेशन हमें देता है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्य करने के लिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। पूछा क्या है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यहाँ तक आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनता है ज़्यादातर परीक्षाओं में, परंतु यहाँ पर पूरा वाक्य दिया गया है। इस पूरे वाक्य को भी देख लेते हैं। जो भागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को परदुखाकातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ तक किसे अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, परंतु आगे भी पूछा जा सकता है। ये एनटी नेट और यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर आगे है उपनिवेश में स्त्री। क्या है? उपनिवेश में स्त्री। इस रचना की लेखिका कौन होंगी? तो ये हो जाएंगी प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? पुस्तक है निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार हो जाएंगे रामविलास शर्मा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। फिर आगे देखिएगा, महिला रचनाकार की कृतियाँ उनकी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका होगा? तो ये हो जाएगा ममता कालिया का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर है साहित्य लोचना के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफ़र कौन कौन हैं? जो निर्मला जैन की रचना है कथा समय में तीन हमसफ़र, पहले तो ध्यान रखना है कि जो ये किसकी रचना हो जाएगी, कथा समय में तीन हमसफ़र, तो ये निर्मला जैन की रचना हो जाएगी। और इसमें जो तीन हमसफ़र हैं वे कौन कौन सी हैं? कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रेमबदाय, ये तीन हो जाएंगे तीन हमसफ़र। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ था, तो बताना है कब हुआ था? 1961 में। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है, किसने किया है? नेमीचंद्र जैन के द्वारा किया गया है इसका संपादन।
मैं ज़्यादा यहाँ पर व्याख्या नहीं दूंगा, सीधे सीधे उत्तर देता रहूँगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा प्रश्न मिलने चाहिए, इसलिए ये कर रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है सौष्ठववादी आलोचक। अगला प्रश्न है, रंग दर्शन के रचनाकार कौन हैं, तो ये नेमिचंद्र जैन हो जाएंगे। आगे है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है, तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति कहा गया है, तो ये कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, किसने कहा है ये कथन, तो ये कथन कहा गया था बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह ने कहा है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह किस आलोचक का कथन होगा, तो ये कथन हो जाएगा नामवर सिंह का। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अंधेरे में जो कविता है किसकी हो जाएगी, मुक्तिबोध की कविता हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। ये कथन किसका होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है, ये देखिएगा, तो ये कथन हो जाएगा बाबू गुलाब राय का। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। कथन किसका होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कथन को फिर से देखते हैं, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। रुकिएगा, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देते हैं PDF को, ताकि आपको सरलता से दिखाई दे। देखिएगा, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है, तो ये कथन किसका होगा, और ये सारा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति। क्या है, वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है, तो वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी भाषा में ये दिखता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक कौन सी थी, किस पर प्रतिबंध लगा था मुक्तिबोध की पुस्तक पर, तो वो था भारतीय इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है, किसने लिखा है, जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, तो इसे लिखा गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, तो वो कौन से थे, रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखी है, तो ये लिखी है रामविलास शर्मा ने। कौन सी पुस्तक, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। क्या है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। फिर अगला प्रश्न देखिए, देव और बिहारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट कहा जाता है, तो वो कौन होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
देखिएगा, एक दो तथ्य यहाँ से आपको बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कहानी और उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। अगर आलोचना और निबंध के क्षेत्र में सम्राट की बात की जाए तो ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगी। अगर नाटकों के क्षेत्र में सम्राट की बात की जाए तो वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये तथ्य आपके लिए। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं, तो कौन होंगे कविता के नए प्रतिमान के लेखक? डॉक्टर नामवर सिंह। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह भी डॉक्टर नामवर सिंह ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद कृति किसकी है? तो ना जो प्रगतिवाद नामक कृति है ये किसकी हो जाएगी? शिवदान सिंह चौहान की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, किसके द्वारा की गई है? नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कामायनी यह मानवता के रसात्मक इतिहास है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है, तो किसकी हो जाएगी यह आलोच्य कृति? तो यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की ही कृति हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन होंगे? तो यह रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग हैं, कितने भाग हैं? 3 भाग होंगे इसके। ठीक है, कौन होंगे इसके रचनाकार? तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन होंगे? ये हो जाएंगे धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, ये दलित रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो बताना है कि जो प्रमुख प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी समीक्षक थे तो वो कौन थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत? तो पहला स्थान इसमें रामविलास शर्मा जी का आता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के रचनाकार कौन होंगे? तो इस पुस्तक के रचनाकार भी थे डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे? रमेश कुंतल मेघ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार इन्हें भी माना जाता है आलोचना के क्षेत्र में। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन होंगे? रमेश चंद्र शाह। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? मिश्रबंधु। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, आलोचना को कला की सजगता कहा है, तो बताना है किसने कहा है आलोचना को कला की सजगता? तो ये कहा है मिडिल्टन मरे ने। अगला प्रश्न है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया, तो किसने किया था? पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। तो इन्होंने बिहारी और एक कवि थे सादी, हाँ जी सादी हैं, इन दोनों के बीच में एक तुलना की थी। ठीक है, फिर पद्म सिंह शर्मा के द्वारा माना जाता है कि तुलनात्मक आलोचना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि मैं कामायनी लिखता डैश इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं, अर्थात जो यदि मैं कामायनी लिखता इस ग्रंथ के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है, तो बताना है किसने कहा है ये इन्हें? तो ये कहा था डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा के द्वारा। क्या है? भगवत स्वरूप मिश्रा के द्वारा या मिश्र के द्वारा। देखिएगा, पहले भी ये प्रश्न आया था कि सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है सौष्ठववादी आलोचक। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ, तो ये हुआ था 1930 में।
देखिएगा यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसकी विधा पूछी जाती है। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा है तो ये आत्मकथा ही होगी। तो दोस्तों ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं, तो ये कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है, तो ये माना जाता है रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न कौन सा है? ये वाला, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? तो ये मुक्तिबोध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो ये थे आपके नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे विजय देव नारायण शाही। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो दोस्तों कई बार ये आपकी शिकायत रहती है कि वीडियो की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिर आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा है, तो ये हो जाएगी रचना नामवर सिंह की। अगला प्रश्न है, वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये आलोचना विधा हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप ही की है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जो नंदुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार हो जाएंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये क्रम सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो इनकी कृति आ जाएगी जयशंकर प्रसाद, उसके पश्चात आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला और सबसे अंत में नई कविता। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। फिर से इनकी कृतियां बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता। ये सारी की सारी रचनाएं इनकी हो जाएंगी और इनका क्रम ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन होंगे? रामविलास शर्मा जी। फिर देखिए यहाँ पर, ज्ञानचंद्र जैनकृत कथा शेष शीर्षक जीवनी संबंधित है, तो बताना है ये किससे संबंधित जीवनी हो जाएगी? तो यह अमृतलाल नागर से संबंधित जीवनी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जीवनी पूछी जाएगी किससे संबंधित होगी, तो ये तो हो जाएगी अमृतलाल नागर। अगर पूछा जाए किसके द्वारा इस जीवनी को लिखा गया है, कथाशेष जीवनी को, तो ये ज्ञानचंद्र जैन के द्वारा लिखा गया है। और अगर विधा पूछी जाए क्या जो कथाशेष रचना ज्ञानचंद्र जैन द्वारा रचित है, तो इसकी विधा क्या होगी? जीवनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तुम्हारा पत्थर दावी पढ़ लिया। क्या है? तुम्हारा पत्थर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में ये कथन किसका होगा? आवारा मसीहा के लिए ये कथन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। अगर पूछा जाए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन होंगे? विष्णु प्रभाकर। अगर पूछा जाएगा किसके प्रति इसको लिखा गया था, तो ये बंगला लेखक थे शरदचंद्र जी, उनके ऊपर इस जीवनी को लिखा गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है, तो बताइएगा किसके जीवन का परिचय दिया गया है? प्रेमचंद जी का। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी हो जाएगी या
इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये अमृत राय हो जाएंगे, ठीक है, इनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है मिला तेज से तेज, इसके रचनाकार कौन होंगे? इस जीवनी के रचनाकार नहीं पूछा गया है, जीवनी विधा पूछी गई। इसकी किस प्रकार की रचना है? तो ये जीवनी विधा है। फिर अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा? तो ये 14 वर्ष लगे थे। कितने? 14 वर्ष। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, तो इनकी जो जीवनी हो जाएगी व्योमकेश दरवेश, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कृति भी। अगला है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, तो देखिएगा पूछा था ना, ये जीवनी विधा की रचना है। आपने ध्यान रखना है विधा जो पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खासकर टेट जैसी परीक्षाओं में विधाओं से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है साहित्यकार शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आवारा मसीहा, इसे 14 वर्ष लगे थे लिखने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कलम का सिपाही के लेखक कौन होंगे? ऊपर ही आपको बताया था अमृत राय। जो अमृत राय है मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है, अर्थात किसके द्वारा जीवनी नहीं लिखी गई है? तो ये अज्ञेय जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लाजपत महिमा डैश प्रकार की गद्य विधा है, तो देखिएगा विधा फिर से पूछी गई है, जीवनी विधा है। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये मदन गोपाल होंगे। और पूछा जाए किसके ऊपर ये संदर्भित हो जाएगी? तो ये प्रेमचंद्र जी पर संदर्भित या फिर उनसे संबंधित हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है विष्णु प्रभाकर लिखित शरदचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? तो ये आवारा मसीहा हो जाएगा। फिर देखिएगा निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के डैश खंड में किया था। तो किस खंड में किया था? निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा आप। अगला प्रश्न है देखिएगा सुधा चौहान, कौन? सुधा चौहान लिखित जीवनी मिला तेज से तेज, इसके किसके ऊपर संदर्भित होगी ये, अर्थात किससे संबंधित होगी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित हो जाएगी। देखिएगा प्रश्न बन सकता है कि जो मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की है। मिला तेज से तेज के रचनाकार कौन होंगे? सुधा चौहान। या अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मिला तेज से तेज किससे संबंधित होगी या फिर किस पर आश्रित होगी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान पर आश्रित होगी या फिर उनकी जीवनी हो जाएगी ये मिला तेज से तेज। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? उनकी पुत्री थी सुधा चौहान, इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बलराज मधोक। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन होंगे? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रचना हो जाएगी या फिर जीवनी हो जाएगी। इसके रचनाकार हो जाएंगे या जीवनीकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा। प्रश्न घुमा फिरा कर आपके समक्ष लाए जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर ये पूछा गया है जीवनी लेखक नहीं है। एक जीवनी लेखक तो अज्ञेय हो गए थे जिन्होंने जीवनी नहीं लिखी थी, तो दूसरे हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। आगे का प्रश्न ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रजरतन दास जी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न ये देखिएगा रामकृष्ण परमहंस, क्या है? रामकृष्ण परमहंस जीवनी को लक्ष्य कर लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख, क्या है? हलचल के पंख के लेखक हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न ये दिया गया है वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया, तो वो कौन हो जाएंगे? जैनेंद्र कुमार। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से जीवनी किसने लिखी थी? जैनेंद्र कुमार ने। और किसके ऊपर आधारित है?
अकाल पुरुष गांधी जीवनी, तो महात्मा गांधी पर आधारित ये रचना हो जाएगी। फिर से पूरी पंक्ति पढ़ूंगा। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया, तो ये जैनेंद्र कुमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, बटवृक्ष की छाया में डैश लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है, तो ये अमृतलाल नागर के ऊपर लिखी गई है या फिर उनकी ये जीवनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रोमा रोला की कृति है, तो ये हो जाएगी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किसका होगा, तो ये हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें ये प्रश्न आया होगा तो अधिकतर ने इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल ने किया होगा, क्योंकि इस तरह के कथन रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि तुलसीदास को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी क्या है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी, इसके रचनाकार हैं कविनाथ गोपीराज। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? श्री गांधी इनकी ये हो जाएगी रचना। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन होंगे? जैनेंद्र जी। फिर अगला प्रश्न है, रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है। रचनाकार अज्ञेय की जीवनी कौन सी होगी? शिखर से सागर तक। इसमें अज्ञेय की जीवनी किसी विद्वान के द्वारा या फिर जीवनीकार के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही क्रम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद घर पे हैं, अवारा मसीहा, बटवृक्ष की छाया और व्योमकेश दरवेश। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है तो ये हो जाएगा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन होंगे? राधा कृष्ण दास। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन होंगे? रामचंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन होंगे? विष्णु चंद्र प्रभाकर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखा गया, तो आत्मकथा की विधा नहीं है ये, तो ये जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बना कर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जीवनी कही जाती है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। अगला प्रश्न है, वह रचना जो जीवनी नहीं है, मेरी पत्नी और भेड़िया, तो ये आत्मकथा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है कलम का सिपाही? मुंशी प्रेमचंद जी को। आगे है, वह आलोचना जिसकी पुस्तक नीला की साहित्य साधना है, तो किसके रचनाकार, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। फिर आगे देखिएगा, बृख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय डैश पुस्तक में है, तो यह चीड़ों पर चांदनी क्या है? बृख्त और एक उदास नगर, तो ये चीड़ों पर चांदनी जो पुस्तक है इसके अंतर्गत लिया गया है। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना हो जाएगी? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा रचना किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। यात्रा विधा से संबंधित ये रचना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है, तो ये यात्रा वृत्तांत विधा से संबंधित रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हिंदी के वे रचनाकार जिसने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया था, तो ये हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है, तो ये हो जाएगी मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे
मरुधल मृदुल। कौन? मरुधल मृदुल। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, तो इसमें माजुली और बहता पानी निर्मल, ये जो दो इसमें पार्ट हैं ये इसी के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। अरे यायावर रहेगा याद आगे की ये यात्रा वृत्तांत हो जाएगी। अगला प्रश्न है नेताजी कहीन के रचनाकार कौन होंगे? तो जो नेताजी कहीन के रचनाकार हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है नग्यरज गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था, तो ये था लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। अगला प्रश्न देखिएगा राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, तो ये थी चिंदोड़ प्रसाद में स्थित देवालय में। अगला प्रश्न है टॉर्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है, तो ये खटमल के लिए प्रयुक्त किया था ये शब्द। अगला प्रश्न देखिएगा किन्नर देश में डैश विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, तो ये हो जाएगी हमारी जापान यात्रा। किसकी रचना हो जाएगी हमारी जापान यात्रा? कन्हैया लाल मिश्र, और ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली। क्या है एक बूंद सहसा उछली? यात्रा वृत्त के लेखक कौन होंगे? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। फिर अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? यात्रा के पन्ने। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला है यह भी कोई देश है महाराज की रचना है, तो ये रचना है यात्रा साहित्य विधा से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मुसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत हैं? तो ये सौंदर्य की नदी नर्मदा जो कृति है इससे संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? कोलियाद में भरूच। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है तो वो कौन होंगे? तो ये राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज के ये प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट होंगे। ठीक है, तो ढंग से इनको देखिएगा, जो तथ्य आपको बताए थे उनको नोट करते रहिएगा। तो बाकी यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।